Hello students, how are you? Hope you all will be fit and fine. So students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि आप जानते हो कि मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो एटम से मिलकर बनी होती है। हमारी अब बायोलॉजी के अंदर एटम यानी कि केमिस्ट्री का क्या काम हो गया, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग। तो इनहेरिटेंस में मॉलिक्यूल का क्या काम होता है, यानी कि बेसिस जो है इनहेरिटेंस का वो क्या है, मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो आगे जाती है, कौन सी चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसे पता चला कि डीएनए ही मॉलिक्यूलर बेसिस है यानी इनहेरिटेंस के लिए, यानी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे पता चला। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जो होती है किस किस मोड में ये आगे ट्रांसफर होती है, आज के हम चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे शुरू होती है न्यूक्लिक एसिड की। तो यहाँ पे सबसे पहली बात शुरू होती है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड बेटा क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो बात हो रही है डीएनए और आरएनए। देखिए, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होंगे, यहाँ पे डीएनए भी होगा और यहाँ पे आरएनए भी होगा, यानी कि डीएनए एंड आरएनए बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड। ये होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक्ट है जेनेटिक मटेरियल। कहता है कि जो डीएनए है ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा और जो आरएनए है ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। बट डीएनए जो है ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए जो है ये सम वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि आपको पता है कि बड़े लंबे टाइम से कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है। जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, ठीक है। लेकिन जितने भी बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वायरसेस को छोड़ के, कुछ एक बाकी सारे क्या होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए, यानी कि उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए, ठीक है। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए जो होता है ये सम ऑर्गेनिज्म इन सम वायरसेस ये जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, ठीक है, एज मैसेंजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात आ रही है मैसेंजर की, ठीक है, इसको समझिए। मैसेंजर का मतलब होता है दूत, यानी कि जो आगे इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाएगा। जैसे हमने पुराने टाइम में राजा होते थे ना, वो अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि एक राजा दूसरे राजा को संदेश भेजता था तो उसके लिए क्या भेजता था? दूत। तो मैसेंजर क्या हो गया? दूत। कहते कभी भी डीएनए जो होता है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को आगे नहीं लेके जाएगा, वो इंफॉर्मेशन को पहले कोड करेगा मैसेंजर की फॉर्म में, यानी कि आरएनए की फॉर्म में। मैसेंजर क्या होता है? आरएनए। मैसेंजर होगा आपका आरएनए। तो वो आरएनए जो है वो इस इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करके लेके जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, इट फंक्शन एज एडेप्टर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एडेप्टर की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। एडेप्टर का मतलब क्या होता है? जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, जो अमाइनो एसिड को कैरी करके लेके आएगा, वो सम केसेस इन कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कैटालिटिक का मतलब होता है ये एंजाइम की तरह भी काम करता है। किसकी बात हो रही है? आरएनए की। आरएनए के तीन कारण बता दिए। देखो, सबसे पहला हो गया कि जैसे आपने अगर पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो टेंशन नहीं लेनी है, हम इसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कह रहा है मैसेंजर, तो यहाँ पे हम आरएनए के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। मैसेंजर की तरह जो आरएनए एक्ट करता है उसको बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए किसकी तरह एक्ट करेगा? मैसेंजर की तरह। नेक्स्ट देखिए, एडेप्टर की तरह जो एक्ट करेगा, एडेप्टर की तरह ये होगा टीआरएनए। कौन करेगा? टीआरएनए, ठीक है। एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह करेगा टीआरएनए। और जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है आरएनए उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम। राइबोसोम नहीं, राइबोजाइम। यहाँ पे इसको कवर सही कीजिए, इसको बोलते हैं राइबोजाइम, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी की तरह कौन एक्ट करेगा? राइबोजाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं राइबोजाइम। उसके बाद देखिए, डीएनए इटसेल्फ हैज लॉन्ग पॉलीमर। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है,
ठीक है, मतलब क्या होता है, डीएनए किसका पॉलीमर है, डीएनए किसका पॉलीमर है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये आपको अभी कवर करवाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएनए जो होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसमें होते हैं, यहाँ पे पेयर में। और कहता है कि एक पेयर जो होगा, जैसे एक पेयर जो है, जैसे मान लो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, ये एक पेयर हो जाएगा। कहता है एक पेयर जो है इस तरह के, कहता है कि बहुत सारे पेयर होते हैं, जैसे कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कहता है एसर्चिया कुलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है, इसको सही कर लीजिएगा, ये है 10⁻⁶ है। ठीक है, बेस पेयर है। उसके बाद है हम ह्यूमन के अंदर 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले देखिए कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड देखो क्या होते हैं, देखो बच्चों न्यूक्लियोटाइड, ये मैं आपको करवा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले देखिए कि डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है ये बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स का बना होता है। वो मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, ये देखो ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 3 तरह के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है जिनसे ये बना हुआ होता है। डीएनए फर्दर कहता है कि तीन तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है। ये मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, पहला पेंटोज शुगर, कौन सा होगा, पेंटोज शुगर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन की चेन। ठीक है, जो क्या है 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब देखिए ये देखिए, ठीक है, ये हो गए हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन जो है चेन से बाहर चला जाएगा, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ कार्बन चेन से बाहर हो जाएगा, बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन हो गया, यहाँ पे क्या होगा H, इधर हो गया OH, इधर क्या हो गया H, इधर हो गया OH, इधर हो गया H, इधर हो गया OH, और इधर हो गया H। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पे ठीक है, अगर हम यहाँ पे OH लिखते तो ये होती है राइबोज शुगर। अगर क्या होती है इसको नोट कर लीजिए, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं OH लिखते तो ये होती है राइबोज शुगर। लेकिन अगर हम यहाँ पे OH की जगह पे, यहाँ पे देखिए OH की जगह पे अगर हम H लिखते हैं तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। हमने क्या निकाल दिया, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को निकाल दिया, हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन को, इसको क्या बोला, डीऑक्सी, और ये क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज। यानी कि डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या फर्क होता है, जो ये सेकंड कार्बन है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, इसको फिर से देखिए, अगर राइबोज की स्ट्रक्चर करनी हो आपने तो राइबोज की स्ट्रक्चर में क्या होगा कि राइबोज की स्ट्रक्चर में पहला दूसरा यहाँ पे क्या होगा, H और OH होगा, लेकिन डिऑक्सी राइबोज में यहाँ पे क्या होगा, H होगा। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, राइबोज भी पेंटो शुगर होती है और डिऑक्सी राइबोज भी पेंटो शुगर होती है। यानी कि पेंटो शुगर 2 तरह की हो सकती है, राइबोज हो सकती है और डिऑक्सी राइबोज हो सकती है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए जो होता है इसमें राइबो शुगर भी होती है, डीएनए में डिऑक्सी राइबो शुगर होती है, इसमें राइबो शुगर नहीं होती। राइबो शुगर किसमें होती है, आरएनए में। ठीक है, बाकी जो होती है लगभग सिमिलरिटी होती है, लेकिन क्या डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे बताऊंगा। अब आगे देखिए, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हमने क्या किया, देखिए ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, और डिऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर क्या बनाया हमने, ये कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। ठीक है, तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। पांचवें कार्बन में ये CH2OH ये बाहर आ जाएगा चेन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो OH ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा, इसको ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे OH करते हो तो ये राइबोज शुगर हो जाती है। उसके बाद देखिए डिऑक्सी राइबोज, ये होगी पेंटोज शुगर। ये क्या होगी, पेंटोज शुगर। ये क्या हो जाएगी, पेंटोज शुगर। सेकंड इसमें क्या होता है, सेकंड होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है ये, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है, यानी कि किससे बदल के बनता है ये डेरिवेटिव होता है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H3PO4, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी, P, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और OH। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है फॉस्फोरिक एसिड की। अब अगर आप इसमें से क्या करते हो, अगर आप इसमें से क्या करते हो, OH को निकाल देते हो तो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो आपने H को निकाल दिया, अगर यहाँ पे आपने क्या निकाला, H को निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, O, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, बाकी सारा आपका सेम रहा, तो ये क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया बेटे, फॉस्फेट ग्रुप बन गया। ठीक है, ये फॉस्फेट आपका ग्रुप बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये किसके साथ जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है इस शुगर के साथ। कौन से बॉन्ड के साथ, एस्टर बॉन्ड के साथ। ठीक है, कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। तो दूसरा बॉन्ड अगर यहाँ पे बना है आपका, अगर दूसरा बॉन्ड आपका यहाँ पे बना है तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बच जाएगी और निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका हाइड्रोजन, फिर से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल देखो 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, इसकी वजह से डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। डीएनए को एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, डीएनए को जैसे दिए थे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड क्यों बोला, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। नेगेटिव चार्ज होता है किस वजह से होता है, ये इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस। तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस जो होता है, कहता है ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पायरिमिडिन्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, अब प्यूरिन्स जो होते हैं, देखें प्यूरिन्स जो होते हैं ये फर्दर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन। ठीक है, एडेनिन को डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, और इसको कैपिटल जी से। ठीक है, और ये पायरिमिडिन जो होते हैं ये फर्दर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पायरिमिडिन कितने तरह के होंगे, 3 तरह के। इसमें जो पहला होगा वो होगा साइटोसिन, दूसरा होगा थायमिन, और तीसरा हो जाएगा यूरेसिल। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, ये जो देखो एडेनिन जो है डीएनए और आरएनए दोनों में होगा, जो ग्वाइनिन है ये भी डीएनए और आरएनए दोनों में होगा, साइटोसिन डीएनए और आरएनए में दोनों में होगा, ये सिर्फ डीएनए के अंदर होगा और ये सिर्फ आरएनए के अंदर होगा। यानी कि थाइमिन सिर्फ डीएनए के अंदर होता है और यूरेसिल सिर्फ ये जो है आरएनए के अंदर होता है। ठीक है, साइटोसिन को कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल टी से और इसको कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। तो डीएनए के अंदर क्या क्या है, डिऑक्सी राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला बता दिया, और इसके अलावा है नाइट्रोजिनस बेस। इसके अलावा क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के बताए, 2 तरह के, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, गुआनिन को जी से डिनोट करते हैं। ये हो जाएंगे आपके क्या, प्यूरिन। ये क्या हो जाएंगे, प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन 2 तरह के हो गए, एडेनिन और गुआनिन। दूसरे क्या बताए आपको, दूसरे बताए आपको पायरिमिडिन्स। ठीक है, पायरिमिडिन्स कितने तरह के बताए, पायरिमिडिन्स बताए आपको ये होते हैं 3 तरह के, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इसमें क्या बताया, ये सिर्फ डीएनए के अंदर होता है और ये सिर्फ आरएनए के अंदर होता है, बाकी जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए के अंदर भी 4 बेस पेयर होते हैं, आरएनए में भी 4
बेस पेयर होते हैं, ठीक है। डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखो अब देखो कुछ टर्म्स बताता हूं मैं आपको। पहली है न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड क्या चीज होती है इसको समझिएगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होती है। देखिए न्यूक्लियोसाइड जो है ये आपका एक कंपाउंड है जो किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है आपका एक तो पेंटोज शुगर से, एक किससे बना है, पेंटोज शुगर से, और दूसरा जो है इसमें वो है आपका नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा क्या है इसमें, नाइट्रोजिनस बेस, बेस, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। पेंटोज शुगर जो होती है ये अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। और आरएनए की बात करें तो इसमें कौन सी होती है, इसमें होती है राइबोज, ठीक है, राइबोज। अब नाइट्रोजनस बेस जो होता है ये इसमें क्या होंगे, हमने पढ़े अभी प्यूरिन और पाइरिमिडीन दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों को जोड़ दिया, जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर ली, ठीक है। आप यहाँ पे इसको जो भी मर्जी बना लीजिए। अगर डिऑक्सीराइबोज बनाना है तो यहाँ पे H आ जाएगा, अगर राइबोज बनाना है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, बाकी सारा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने इसके साथ A जोड़ दिया, A मतलब एडेनिन जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इज द मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब अगला आता है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हमने डीएनए की डेफिनेशन भी पढ़ी थी ना, डीएनए की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर ऑफ डीएनए, मोनोमर ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनमें तीनों चीजें आ जाएंगी। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें पेंटोज शुगर आ जाएगी, पेंटोज शुगर, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे फिर से बनाइए, ठीक है, फिर से बनाइए। राइबोज या डिऑक्सीराइबोज जो भी बनाना है आपने वो बना दीजिए। इसके साथ ए, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखिए CH2OH, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड देखिए, अब P डबल O OH OH और दिस इज OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OH और OH, देखो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक। फॉस्फोरिक एसिड जो होती है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये क्या, ऑर्गेनिक। जो राइबो या डिऑक्सीराइबोज है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में यहाँ पे क्या होगा, -H2 हो जाएगा। अब -H2O करोगे तो H दोनों निकल गए और ये एक ऑक्सीजन निकल गया, बचा क्या, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन बचा। देखिए मैं यहाँ पे इनमें से क्या निकाल दिया, मैंने यहाँ से दोनों के OH फिलहाल निकाल दिए। अब देखिए इनके बीच में बचा क्या, इनके बीच में बचा है O, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका एस्टर बॉन्ड। क्या बन गया, ये एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये किसके साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया आपका शुगर के साथ। कौन से बॉन्ड के साथ, एस्टर बॉन्ड के साथ। एस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में बनता है, ठीक है। इसमें तीनों जुड़े हुए, ठीक है। यानी कि आप इसको ये बोल सकते हो कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। या आप इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हो। इन दोनों को क्या बोलते हो, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये भी क्या होगा, ये भी आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। दोनों डेफिनेशन हो जाती है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि मोलिक्यूल व्हेन क्या कहता है कि व्हेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू द न्यूक्लियोसाइड इट विल फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। या कहते हैं द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसका मोनोमर है, ये है डीएनए का मोनोमर है। यानी कि डीएनए क्या है, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आगे देखिए, हम स्लाइड पे वापस चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही बता रखा है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है, प्यूरिन एडेनिन एंड गुआनिन, साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। और ये देखो पेंटोज शुगर राइबोज और डिऑक्सीराइबोज होती है, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ये मैंने आपको करवा दिया सब। तो डीएनए क्या, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर, वायरसेस को छोड़ के, सम वायरसेस को छोड़ के, क्योंकि कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है
आरएनए होता है डीएनए की जगह पे, ठीक है। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, मैंने आपको शुरू में भी एक एग्जांपल बताया था, जैसे कि आपका कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। इसी वजह से तो वो क्या है, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोरोना जो है वो किस तरह से नए नए वेरिएंट बना रहे हैं, किसके वेरिएंट क्यों बन रहे हैं, आरएनए में ऐसा क्या होता है कि इसमें म्यूटेशन यानी कि चेंजेस हो जाते हैं जिससे नए नए वेरिएंट बन जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखिए आरएनए मोस्टली एक्ट एज मैसेंजर एडेप्टर। मैसेंजर मतलब एमआरएनए, एडेप्टर मतलब टीआरएनए। हैज कैटालिटिक फंक्शन, ये भी मैंने बताया था। कैटालिटिक की तरह कौन सा, जो देखो कैटालिटिक यानी कि एंजाइम की तरह जो एंजाइम की तरह जो आरएनए एक्ट करता है उसको बोलते हैं हम राइबोजाइम। क्या बताया था मैंने, राइबोजाइम। फिर से नोट कर देता हूं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम, ठीक है। राइबोज प्लस एंजाइम यानी कि राइबो एंजाइम हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे कि नंबर ऑफ बेस पेयर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड डिटरमिन द लेंथ ऑफ डीएनए। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर, हम अगर अपनी खुद की बात करें तो हमारे अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। बेस पेयर होते हैं। तो जब डीएनए बनेगा तो उसमें क्या होता है, डीएनए जब बनता है तो ए जो है ए का कंप्लीमेंट यानी कि ए के अपोजिट जो होता है वो टी आता है और सी के अपोजिट आता है जी, एंड वाइस वर्सा। यानी कि टी के अपोजिट क्या होगा, ए, और जी के अपोजिट क्या होता है, सी। हमेशा डीएनए में ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है। कहता है ये तो हमने 4 बेस पेयर बनाए, इस तरह के 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर बना दे तो हमारा पूरा डीएनए बन जाता है। लेकिन इसका भी एक पैटर्न होता है, जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं ना, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है 0 और 1 की फॉर्म में होती है, आप सभी को पता है ये। वैसे ही हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ATCG इन 4 बेस पेयर में छिपी हुई है। देखो जीवन का सारा रस, कि हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, किसी की आंखें कैसी होंगी, ठीक है, किसी का लीवर जो है वो कैसे एसिड बनाता है या बाइल जूस बनाता है, वो सब किसके अंदर एनकोडेड है, डीएनए के अंदर। जो कैसे है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड होता है, 10 इतने बेस पेयर होते हैं। बैक्टीरियोफेज में बेस पेयर जो होते हैं वो 5386 होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर कहता है कि 48,502 बेस पेयर होते हैं। इकोलाई यानी एसेरिया कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है डिस्कवरी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि फ्रेडरिक मिशर पहला था जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था डीएनए के बारे में, ठीक है, बताया था उसने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की कैसी होती है। एरविन चारगफ जो होता है इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रेशियो वगैरह बताए थे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के बीच में, ठीक है। और इसने न्यूक्लियन इसको नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद है फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या था, एसेरिया कोलाई, इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का यूज करके इसने ये बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। बाद में इसका जो करेक्टराइजेशन भी किया गया था, यानी कि इसको मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है इसके डीएनए को अलग कर लिया गया, आरएनए को, प्रोटीन को, इसके कार्बोहाइड्रेट वगैरह को अलग करके, ठीक है। तो ये जब डाला गया तो इससे पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओस्टवाल्ड, एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने इसको बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन किया था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। यानी ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसको मैककार्टी, मैक्लियोड और एवेरी ने इसको प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली कि हाँ भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हर्शी और चेज ने भी ये प्रूव किया था डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। कैसे किया था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर करें अगर हम इसमें तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। तो उसके बाद शुगर मैंने बता दी, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हम बनाएंगे, ठीक है। देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बीच में है ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया था कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में होता है एस्टर बॉन्ड। कितने एस्टर बॉन्ड बनेंगे, 2, इसलिए इसको डाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कैसे बनेंगे वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन, पायरिमिडीन, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। तो ये सारी लिंकेज है, ठीक है। तो आज जो है हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम इतना ही कर पाएंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से आपसे मिलेंगे और इसी टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।